हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 68 टू 72 के बीच में दे के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके बाद मैं आपको उसके एलिमेंट समझाता हूं। देखो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो कोई तरह का रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इट रिजेंबल्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, मतलब कि ये सिमिलर होता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह। इट इज अ फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ। फिक्शनल मतलब हम कहेंगे कि एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, और इसको कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करती है। देखो, इसका एक बढ़िया सा आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ए और बी है। ए जो है वो घर का ओनर है और बी उसका टेनेंट है, यानी कि बी जो है वो किराए पे रहता है ए के घर में। अब होता यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो बी भर नहीं रहा है, मतलब बी को जो पे करना था इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो पे नहीं कर रहा है और उसकी जगह पे कर देता है ए। जनरली जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो टेनेंट पे करता है जो कि किराए पे रह रहा है, बट यहाँ पे कौन कर रहा है? ए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो यहां पे एक तरह से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया ए और बी के बीच में, और यहां पे जो बी है उसको पैसा पे करना पड़ेगा ए को, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ए पे कर रहा है, तो बी इज लायबल टू पे टू द ए एज इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी पेड बाय द टेनेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है, कर्तव्य है दोनों पार्टीज के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमेशा फिक्शन होते हैं लॉ के अंडर, यानी कि काल्पनिक माने जाते हैं, और इसी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे। रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिमिलर माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि देके रखे हैं सेक्शन 68 टू 72 के बीच में। तो एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसके। सबसे पहला एलिमेंट है नेसेसरी सप्लाइड टू इनकम्पिटेंट पार्टीज, सेक्शन 68। याद रखना, इनकम्पिटेंट पार्टीज में 3 लोग आते हैं। एक माइनर हो गया जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो है, और दूसरा आता है अनसाउंड माइंड, मतलब वो मानसिक तरीके से स्थिर नहीं है। तीसरा आ जाता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने जिसको डिस्क्वालिफाई कर दिया है। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता है कुछ नेसेसरी चीजों को इनकम्पिटेंट पार्टीज को, किसको? इनकम्पिटेंट पार्टीज, मतलब इन 3 लोगों की बात की जा रही है। तो इनकम्पिटेंट पार्टीज में आ जाएगा माइनर, या तो फिर कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है और एक्चुअली उसको जो भी चीज सप्लाई की जा रही है उसको नेसेसरी चीजें, मतलब हम लोग कहेंगे रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन भी नेसेसरी चीजों में आता है। तो यहां पे लॉफुली देखा जाए तो वो पर्सन जो है वो उसने जो भी खर्चा किया है, ये जो इनकम्पिटेंट पार्टीज है उन पे, वो रियम्बर्स कर सकता है उनकी प्रॉपर्टी में से, और उसी को हम लोग कहेंगे नेसेसरी सप्लाई टू इनकम्पिटेंट पार्टीज। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक माइनर है, उसको मैं जो हूं वो मैं उसको उसका एजुकेशन का खर्चा उठाता हूं, ठीक है? मतलब कि मैं उसके पूरा जो बुक्स है, एजुकेशन, सारा खर्चा उठाता हूं, और उसका मान लो कपड़े वगैरह के भी खर्चे मैं उठा रहा हूं। अब मान लो मेरे को उससे पैसा लेना है, तो हम दोनों के बीच में हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, और मैं जो हूं वो उससे पैसा ले सकता हूं, उससे नहीं लूंगा, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से मैं क्लेम कर सकता हूं मैंने जो भी खर्चा किया है वो पैसे को। अब जो इनकम्पिटेंट पार्टीज होती है ना, उसको कौन सी आइटम सप्लाई की जाती है जो कि कैटेगरी ऑफ नेसेसिटीज में आती है, तो मैं बता देता हूं कि 5 चीजें मैंने यहां पे लिखी है। सबसे पहला एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ माइनर, अगर कोई एजुकेशन एक्सपेंस उठाता है वो, फिर कॉस्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल सूट, या तो फिर एक्सपेंस मेड फॉर हेल्थ ऑफ माइनर, फूड एंड क्लोथिंग एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंस मेड ऑन फ्यूनरल ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। ठीक है? तो ये सारे वो खर्चे हैं जो जरूरी है, जो कोई भी पर्सन कोई भी माइनर के लिए उठा सकता है। बट यहां पे एक चीज याद रखना, इट कैन बी रियम्बर्स्ड फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी पर्सन जो खर्चा उठा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं उस माइनर का खर्चा उठा रहा था, तो मैं माइनर से पैसा नहीं मांग सकता, मैं वो पैसा ले सकता हूं माइनर्स की प्रॉपर्टी में से। माइनर लायबल नहीं है वो पे करने के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी में से मैं वो पैसे को क्लेम कर सकता हूं। क्लियर? एक और एग्जांपल देते हैं। यहां पे है ए और है बी। बी जो है वो माइनर है और ए जो है वो बी को दे रहा है टी शर्ट, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी वाली चीज आ जाती है। ठीक है? कपड़े जो है वो बेसिक नेसेसिटीज में आते हैं। तो यहां पे जो ए है वो क्लेम कर सकता है बी की प्रॉपर्टी में से जो भी उसने उसकी बेसिक नेसेसिटी पे खर्चा किया हो वो।
बट अगर ए जो है वो बी को देता है डायमंड, यानी कि हो गया लग्जूरियस थिंग्स या लग्जूरियस गुड्स देता है, तो उस सिचुएशन में एज अ गिफ्ट माना जाएगा और यहां पे ए जो है वो क्लेम नहीं कर सकता उसने जो भी डायमंड दिया है उसको। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, यहां पे वही पैसों को वो मांग सकता है जो बेसिक नेसेसिटीज में आता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये था नेसेसिटी सप्लाइड टू इनकम्पिटेंट पार्टीज जो सेक्शन 68 में था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन जो है सेक्शन 69 में। इसकी शुरुआत जो है वो मैं इलिस्ट्रेशन से करता हूं, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे ए और बी दो भाई है और दोनों भाई जो है वो एक ही कार यूज करते हैं, यानी कि बी भी एक ही कार यूज कर रहा है, ए तो खुद की कार यूज कर ही रहा है, बी भी उसकी कार यूज कर रहा है। अब यहाँ पे वो कार किसकी है? ए की। तो यहाँ पे व्हीकल का टैक्स पे कौन करेगा? ए पे करेगा। बट अब बी जो है वो व्हीकल का टैक्स पे कर लेता है ए के बिहाफ में, क्योंकि दोनों भाई थे, वो यूज करता था तो उसने टैक्स पे कर दिया। और इस केस में जो बी है और ए है, इन दोनों के बीच में हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर ही है कॉन्ट्रैक्ट से, यहाँ पे दोनों ने बोला नहीं है बट इमेजिनरी है, दोनों के बीच में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो बी है वो एंटाइटल है कि वो उस टैक्स का पैसा रिकवर करे, किसके पास से? ए के पास से। बोलो क्लियर हो गया? तो इसी को ही कहते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब यहाँ पे जो देके रखा है ना वो समझा देता हूं। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि बी की बात की गई है कि जिसने पेमेंट कर दिया है, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जो कि दूसरे को पे करना था, लॉ के अंदर उसको ही पे करना था, जो कि कौन था? ए था, क्योंकि गाड़ी किसकी थी? ए की थी, तो पे वो ही करेगा। एंड वो देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रियम्बर्स्ड बाय द अदर, यानी कि जो बी ने जो पेमेंट किया था वो बी जो है वो ए से क्या करेगा? पेमेंट लेगा, उसने जो भी पेमेंट किया, जिसको कहेंगे रियम्बर्स। तो यहाँ पे रियम्बर्स किया जाएगा बी के द्वारा ए से। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ प्रोविजंस देके रखे हैं जो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला है द मनी विच इज पेड इज बाउंड बाय लॉ टू पे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्हीकल टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रही है और उस कार का ओनर जो है वो ए है। ठीक है, अब ए जो है वो ऐसा कहता है कि उसने वो गाड़ी किसको बेच दी है? बी को। उसने ऑलरेडी वो गाड़ी को बेच दिया है, तो यहाँ पे टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा बी से। बट जब चेक किया गया तो जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो अभी तक बी के नाम पे या बी के फेवर में ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो यहाँ पे एक्चुअली पेमेंट करेगा कौन? तो ए रिस्पॉन्सिबल है टैक्स को पे करने के लिए। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो द मनी विच इज पेड इज बाउंड बाय लॉ टू पे, पैसा वही पे करेगा जो लॉ के अंदर कहा गया, मतलब जिसकी कार है, जो ओनर है, वही पैसा पे करेगा। क्लियर? अब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली बात है यही पैसा पे करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। देखो इसमें भी एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक लैंडलॉर्ड है जो लायबल है म्युनिसिपल टैक्स के बिल को पे करने के लिए, पर वो लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं करता, यानी कि वो टैक्स पे नहीं करता, और उसके यहाँ पे जो टेनेंट था, जो उसके किराए पे रहता था उसके घर में, वो उस टैक्स को पे कर लेता है, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो उसके घर का पानी, ड्रेनेज, सारी चीज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो इसी डर से उसने क्या कर दिया? पैसा पे कर दिया। एंड इट इज सेड दैट ही हैज डन इट बोनाफाइडली टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि उसने ये चीज क्यों की? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता था। तो यहाँ पे ए और बी, यानी कि जो ओनर था वो या लैंडलॉर्ड था वो, और उसके यहाँ पे जो टेनेंट था, उन दोनों के बीच में एक तरह से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो टेनेंट था वो लैंडलॉर्ड से वो पैसा रियम्बर्स कर सकता है, पैसा मांग सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, इंटरेस्ट ऑफ पे। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। ए जो है वो टेनेंट है और वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करता है, किसकी जगह पे कर रहा है पे? लैंडलॉर्ड की जगह पे कर रहा है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वो उस घर को छोड़ के चला जाता है और वो दूसरे घर पे चला जाता है, मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाता है, कोई और जगह रहने चला जाता है। स्टिल ही कैन गेट द अमाउंट ऑफ टैक्स reimbursed because when he paid he had interest in it। अभी भी वो क्या कर सकता है? उस लैंडलॉर्ड से, उस ओनर से पैसा मांग सकता है, क्योंकि वो उस जिस टाइम पे उसने पे किया था उस टाइम पे वो उस घर में रहता था, उसका इंटरेस्ट था उस घर में, तो
तो अभी भी इन दोनों के बीच में जो लैंडलॉर्ड था और जो ए था, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरह से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो टेनेंट है, जो किराए पे रह रहा था पहले, वो पैसा अभी भी मांग सकता है। क्लियर? तो इसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ पे। नेक्स्ट है द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलेंट्री वन, मतलब यहां पे जब भी कोई चीज का पेमेंट किया जा रहा है वो अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर अपनी इच्छा से हुआ, वॉलेंट्री मतलब होता है अपनी इच्छा से, तो यहां पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ए जो है उसकी पाइपलाइन डैमेज हो जाती है और पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। और यहां पे वो पाइपलाइन को ठीक कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिपेयर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ए की है। अब इससे क्या है, जो नेबर है वो बहुत रिक्वेस्ट करता है ए को, यानी कि जो बी एक नेबर है, उसके बाजू में उसका पड़ोसी है, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है ए को कि भाई तुम पाइप ठीक करवा दो। बट उसके बावजूद ए जो है वो पाइप ठीक नहीं करवाता। अब होता यह है कि बी को तकलीफ हो रही थी, तो बी जो है वो अपनी इच्छा से उस पाइप को रिपेयर करवा देता है, अपने खुद के खर्चे से उस पाइप को रिपेयर करवा देता है। तो यहां पे नेबर ने कोई भी एक्ट किया वॉलेंटरीली, यानी अपनी इच्छा से उसने किया। ठीक है, तो यहां पे वो जो बी है वो ए से पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक्ट किया जा रहा है वो कैसा है, वॉलेंट्री एक्ट है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस वजह से यहां पे पैसा नहीं मांग सकते। तो ये हमने पढ़ा पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, जो सेक्शन 69 में था। नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 3, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेच्युटस एक्ट, जो सेक्शन 70 में दे के रखा है। यहां पे ग्रेच्युटस का मतलब होता है कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट करना, ग्रेच्युटस एक्ट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज करना। और नॉन ग्रेच्युटस मतलब होता है कुछ ना कुछ रिटर्न की उम्मीद रखना, कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद रखना। ठीक है, जिसको हम लोग सिमिलर टू कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। अब देखो इसमें ना पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद ये जो चीज लिखी है ना वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल ये है कि ए जो है वो ट्रेडमैन है, बिजनेसमैन है, और वो गलती से बी के घर में अपने गुड्स को छोड़ जाता है और बी ऐसा समझता है कि भाई ये गुड्स तो मेरे हैं। तो बाद में जाकर के पता चलता है कि वो गुड्स बी के नहीं थे और बी ने मान लो वो गुड्स को यूज भी कर लिया। तो अब बी जो है वो बाउंड है कि ए को वो पैसा पे करेगा, या तो वो गुड्स लौटा दे या पैसा पे करे। क्लियर हो गया? और यहां पे ए और बी के बीच में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे बी जो है वो लायबल है ए को पैसा पे करने के लिए या तो फिर उसको गुड्स लौटाने के लिए। अब देखो यहां पे अब यही चीज समझाता हूं, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, यानी यहां पे कोई पर्सन ने कुछ भी चीज लॉफुली किसी के लिए की या तो फिर उसको कोई चीज दे दी नॉन ग्रेट्युटियसली, यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने की उम्मीद से, एंड सच पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और उस पर्सन ने मान लो बेनिफिट उठा लिया जैसा कि यहाँ पे बी ने उठाया था, उस गुड्स को यूज कर लिया। एंड द लेटर यानी कि जो बी है वो बाउंड है कंपेंसेट पे करने के लिए जो भी उसने गुड्स को यूज किया है, मतलब उसको पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक तरह से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और टू रिस्टोर या तो वापिस लौटा दे, द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, जो चीज हो चुकी है या जो चीज दे दी गई है उसको लौटा दे या तो उसका कंपेंसेशन पे करे, उसका पैसा पे करे। बोलो क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल यहां पे देके रखा है, एक्ट ऑफ सेविंग अ ड्रोनिंग पर्सन इज कंसीडर एज हेल्प, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल हियर। अगर मान लो आप कोई डूबते हुए इंसान की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, ये मैं खास बोल रहा हूं, हेल्प कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, तो यहां पे कोई भी तरह का पैसा आप नहीं मांग सकते, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो। वो जैसे ही मान लो निकल के बाहर आए तो क्या आप ऐसा बोलोगे ला मेरा पैसा मैंने तेरे को बचाया? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैसा एक्शन हो गया, एक तरह से ग्रेच्युटियस एक्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन ग्रेच्युटियस एक्ट की। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको मैं बता दूं कि बीकॉम सेम 5 का हमारा जो कोर्स है ना, जिसमें हम आपको बिजनेस लॉ जैसा सब्जेक्ट जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, वो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, एज वेल एज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट भी कवर अप हो जाएंगे। साथ साथ में इकोनॉमिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो आपको 2399 में 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो अपनी। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 4, फाइंडर ऑफ गुड्स, जो कि सेक्शन 71 में देके रखा है।
कोई भी पर्सन जो कि गुड्स को फाइंड करता है जो उसका नहीं है, ठीक है। जब भी मान लो कोई पर्सन है वो जा रहा था और उसको कोई चीज मिल गई जो उसकी नहीं है, जो किसी और की है, एंड टेकन देम इनटू हिज कस्टडी, और उसने वो चीज को उठा के अपने पास ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। यानी कि जिस पर्सन ने वो चीज उठाई, जैसे मैं मान लो रास्ते पे जा रहा हूं और मेरे को कोई चीज मिली, किसी का पर्स मिला और मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है, तो मैं माना जाऊंगा बेली। क्लियर हो गया। अब बेली जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सबसे पहला कि टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, कि मैंने मान लो रोड पे गया, जो भी चीज मेरे को मिली है, मैंने जो चीज ढूंढी है, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हुआ, मैं बेली हुआ, तो मेरे को सबसे पहले उस गुड्स का ध्यान रखना है। बट यहाँ पे ये भी कहा जाता है लॉ के अंडर कि इन केस उसको नुकसान हो गया उस गुड्स को, तो उसमें मेरी जवाबदारी कुछ भी नहीं आएगी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू ओनर्स, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को ओनर तक पहुंचा दे। क्लियर। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए जो है उसको डायमंड रिंग मिलती है अपने सोसाइटी कंपाउंड में से। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है, उस सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होता है ना, जो था बी, उसको दे देता है कि भाई एक काम करो, ये जो रिंग मिली है मुझे, ये डायमंड रिंग मिली है, वो आप अपने पास रखो और ढूंढो कि इसका रियल ओनर कौन है। ठीक है। अब सोसाइटी का सेक्रेटरी था, उसने क्या किया, काफी सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट की, उसने अपने जो सोसाइटी का जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रखी, पर वो फेल हो गए उस चीज को ढूंढने के लिए कि रियल ओनर कौन था। और यहाँ पे अब जो है ए डिमांड कर सकता है उस रिंग को बी के पास है, जो कि सोसाइटी का सेक्रेटरी था। एंड इस केस के अंदर ए जो है उसके पास राइट है कि वो रिंग को अपने पास रख ले सबके सामने, सिवाय उसमें रियल ओनर नहीं होना चाहिए। मतलब सोसाइटी के जितने भी लोग थे सबके सामने वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है। एंड देयरफॉर बी मस्ट रिटर्न द रिंग टू ए, और बी जो है उस सोसाइटी का सेक्रेटरी, उसको ए को अपनी रिंग जो है वो लौटा देनी पड़ेगी। उसकी तो नहीं है बट उसको जो मिली थी वो रिंग उसको लौटा देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ। तो ये था फाइंडर ऑफ गुड्स जो कि सेक्शन 71 में है। अब आता है आखिरी वाला जो है नंबर 5, मिस्टेक और कोएर्शन, सेक्शन 72 के अंदर है। यहां पे कोएर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली हम लोग कह सकते हैं। कोई एक पर्सन है जो मान लो जिसको पैसा पे करना है, किसी और को पैसा पे करना है या तो कोई चीज डिलीवर करनी है, बट वो उससे जबरदस्ती करवाता है कोएर्शन के अंडर, या तो गलती से उसका हो जाता है, तो वहां पे उसको रिटर्न करना पड़ेगा या उसको रीपे करना पड़ेगा। यानी उस बंदे ने जिसने गलती से कोई गुड्स किसी और को दे दिया है, उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए उस किसी और वाले बंदे से। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल है ए और बी दोनों को मिल करके 5000 रुपए देने थे सी को, और यहाँ पे ए जो है उसने पूरा पैसा पे कर दिया सी को, यानी कि दोनों को मिलके देने थे 2500 और उसने टोटली अपने हिसाब से 5000 रुपए पे कर दिए। अब यहाँ पे बी जो था वो अनअवेयर था, बी को पता नहीं था कि भाई ए ने पूरे पैसे पे कर दिए। अब बी भी जाता है सी के पास और उसको 2500 रुपए अपनी तरफ से भी दे देता है। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो सी है, अब देखो मिस्टेक हुई ना यहाँ पे कि भाई बी को नहीं पता था कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है ए ने। अब यहाँ पे सी को वो पैसा वापिस लौटाना पड़ेगा 2500 रुपए। किसको लौटाना पड़ेगा, तो उसको बी को लौटाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द पेड बाय मिस्टेक। यहाँ पे गलती से वो पैसा पे किया गया है। क्लियर। एक और एग्जांपल है, इफ अ पार्सल हैज बीन रॉन्गली डिलीवर्ड टू द नेबर, अगर मान लो एक पार्सल था बाजू में नेबर को गलती से डिलीवर हो गया, इट शैल द ड्यूटी ऑफ द नेबर टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। ये ड्यूटी है नेबर की, सही ओनर को वो गुड्स को लौटा दे। एंड इफ इट डज नॉट, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ट्रू ओनर जो है वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है, जो कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा। और यहाँ पे ट्रू ओनर को अपनी गुड्स मिलेगी। और यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के बीच में हुआ, तो ट्रू ओनर और नेबर के बीच में। और यहाँ पे ट्रू ओनर को उसकी चीज वापस मिल सकती है, कोर्ट उसको हेल्प करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो पूरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।